संसाधन। अब ये सुनने में शायद स्कूल के किसी चैप्टर जैसा लगे, लेकिन हमारा मकसद है इसके पीछे की कहानी को समझना। हम ये पड़ताल करेंगे कि ये जैव विविधता असल में है क्या, भारत इस मामले में इतना खास क्यों है, और सबसे ज़रूरी, जब इस खजाने पर खतरा आया तो हमने इसे बचाने के लिए क्या-क्या किया, सरकारी कानूनों से लेकर गांव के लोगों के अपने संघर्ष तक। तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि जंगल और जंगली जीव वो सिर्फ तस्वीरों में सुंदर लगने वाली चीजें नहीं हैं। ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का, आप कह सकते हैं, बैरोमीटर हैं, और हमारे अपने वजूद के लिए बेहद जरूरी हैं। जी। आज की ये चर्चा इसी गहरे रिश्ते को समझने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मकड़ी के जाल की कल्पना करना। अच्छा? इस जाल में लाखों करोड़ों धागे हैं, कुछ मोटे कुछ पतले। ये धागे ही अलग अलग जीव हैं, बैक्टीरिया जैसे छोटे से जीव से लेकर बड़ी ब्लू व्हेल तक, और साथ में हैं पौधे, मिट्टी, पानी, हवा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम इंसान भी इसी जाल का एक हिस्सा है, कोई मालिक नहीं। तो मतलब हम सांस लेने के लिए हवा पर, पीने के लिए पानी पर और खाने के लिए मिट्टी पर निर्भर हैं। हम इस जाल से अलग नहीं हो सकते। ठीक कहा, हम इस पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और जब इस जाल का कोई एक धागा भी टूटता है ना, हाँ, तो पूरा जाल कमजोर हो जाता है। और जब हम इस विविधता की बात करते हैं तो भारत का जिक्र बहुत खास तौर पर होता है। हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है कि दुनिया की लगभग 8% प्रजातियां भारत में है, करीब 16 लाख। ये संख्या सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। इस आंकड़े का मतलब है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा 12-15 देशों में शामिल है जिन्हें मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है। अच्छा, मेगा डाइवर्स। जी, ये वो देश हैं जिनके पास इस ग्रह की ज्यादातर जैविक संपदा है। तो ये हमें एक तरह की वैश्विक जिम्मेदारी भी देता है। हमारी नीतियां सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जितनी प्रजातियां हम जानते हैं, शायद उससे 2 या 3 गुना ज्यादा तो अभी खोजना बाकी ही हैं। वाह, मतलब हम एक ऐसे खजाने पर बैठे हैं जिसके बारे में हमें खुद भी पूरा नहीं पता। लेकिन इन्हीं स्रोतों में एक और शब्द बार बार आता है, दबाव। एक तरफ ये समृद्धि है और दूसरी तरफ इस पर बढ़ता हुआ दबाव। ये कैसा दबाव है? ये दबाव हमारी अपनी गतिविधियों का है। हम इन संसाधनों पर इतने निर्भर हो गए कि हम इन्हें, क्या कहते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हमारी असंवेदनशीलता ने जंगलों और वन्यजीवों पर इतना बोझ डाल दिया है कि अब उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ये तो वही बात हुई कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक कहानी है। प्रकृति के साथ इस रिश्ते का एक बिल्कुल अलग पहलू भी इन स्रोतों में मिलता है। एक लेप्चा लोक संगीत का जिक्र है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। ओ मेरे ईश्वर, मुझे अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। ये तो बहुत खूबसूरत है। और ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक पूरी सोच को दिखाता है, जहां प्रकृति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। कई आदिवासी समुदायों के लिए जंगल और जानवर सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उनके संगीत, उनकी संस्कृति और उनके जीवन का स्रोत है। ये रिश्ता लेन देन का नहीं बल्कि जुड़ाव का है। तो ये साफ है कि ये जाल नाजुक है और इस पर भारी दबाव है। तो अब सवाल उठते हैं कि हमें इसकी संरक्षण यानी कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि जानवर और जंगल सुंदर दिखते हैं? नहीं, सुंदरता तो बस एक हिस्सा है। इसके पीछे 3 बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी वो मकड़ी का जाल मजबूत रहता है। ठीक है। दूसरा, हमारे जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, साफ पानी, साफ हवा और उपजाऊ मिट्टी, ये सब स्वस्थ जंगलों पर ही निर्भर हैं। और तीसरा कारण? तीसरा कारण है जेनेटिक विविधता को बचाना। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। बताइए। हर प्रजाति के अंदर एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है। जब हम खेती करते हैं तो हम आज भी हजारों साल पुरानी पारंपरिक फसलों की किस्मों पर निर्भर हैं। मछलियां हमारी नदियों और समुद्र की जैव विविधता पर निर्भर हैं। तो ये जो जेनेटिक बैंक है, अच्छा, तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है भविष्य के लिए। एग्जैक्टली।
भविष्य में आने वाली बीमारियों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ये हमारे बीमा की तरह हैं। ठीक है, तो समस्या साफ है और संरक्षण क्यों जरूरी है ये भी साफ है। तो फिर किया क्या गया? क्या सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया? हाँ, 1960 और 70 के दशक तक ये एहसास हो चुका था कि हालात बहुत गंभीर हैं, और तब 1972 में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून आया, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इस कानून ने असल में क्या बदला? इसने कई चीजें की। पहली बार पूरे देश में संरक्षित प्रजातियों की एक लिस्ट जारी की गई, जिन्हें मारना या उनका व्यापार करना पूरी तरह गैर कानूनी हो गया। शिकार पर कड़े प्रतिबंध लगे और सबसे जरूरी, जानवरों के रहने की जगहों यानी उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा दी गई। अच्छा, तो अब आप सिर्फ जानवर को नहीं, उसके घर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बिल्कुल। और इसी कानून के बाद वो बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई जिनके बारे में हम सुनते हैं। जी, केंद्र सरकार ने उन जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे ज्यादा खतरे में थे। एक तरह से ये एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन था। इसमें बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर भी। हाँ, एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरण यानी चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे कई जीवों को बचाने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की गईं। और इनमें सबसे मशहूर हुई प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1973 में यानी कानून आने के ठीक अगले साल ही शुरू हो गई। इसके पीछे की कहानी क्या थी? यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो हैरान कर देते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अनुमानित 55,000 बाघ थे। 1 मिनट, 55,000। और 1973 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 1,827 रह गई। मतलब 70 साल के अंदर हमने अपने 97% से ज्यादा बाघ खो दिए। ये तो लगभग सफाया जैसा है। ये हुआ कैसे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि दशकों की अनदेखी का नतीजा था। इसके कई कारण थे। एक तो उनकी खाल और हड्डियों के लिए उनका अवैध शिकार और व्यापार, जिसे पोचिंग कहते हैं। दूसरा, विकास के नाम पर जंगलों का कटना, जिससे उनके रहने की जगह सिकुड़ गई। तीसरा, जिन जंगली जानवरों का बाघ शिकार करते थे उनकी संख्या कम हो गई, तो उनके लिए भोजन की कमी हो गई। बिल्कुल, ये एक पूरी चेन रिएक्शन थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर ने इस तबाही को कैसे रोका? प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघों को बचाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट था। विचार ये था कि अगर आप जंगल के सबसे बड़े शिकारी यानी बाघ को बचा लेते हैं, तो उसे बचाने के लिए आपको उसके पूरे घर को यानी पूरे जंगल को बचाना होगा। सही बात है। जब बाघ बचता है तो हिरन, पेड़, नदी, पूरा इकोसिस्टम बचता है। इसके लिए देश भर में टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और केरल में पेरियार। ये तो हुई बड़े और करिश्माई जानवरों की बात, लेकिन उस जैव विविधता के जाल में तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी थे। क्या उनके बारे में भी सोचा गया? हाँ, और ये संरक्षण की सोच में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। 1980 और 1986 में जब वन्य जीव अधिनियम में संशोधन हुए, तो पहली बार सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, बीटल्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, बीटल्स, और यहां तक कि एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जीवों की सूची में जोड़ा गया। और 1991 में तो इतिहास ही बन गया जब पहली बार पौधों की 6 प्रजातियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। अरे वाह! तो अब संरक्षण सिर्फ बाघ और हाथी का नहीं रहा था, ये पूरे जाल को बचाने की कोशिश बन गया था। ये तो हुई संरक्षण की बात, लेकिन इतने बड़े देश में इतने सारे जंगलों का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या सारे जंगल एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक तौर पर वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट्स। देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें सबसे मूल्यवान माना जाता है और इनमें घुसपैठ या संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सख्ती से नियंत्रित होता है। ठीक है, और दूसरे हैं रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ये देश के कुल वनों का लगभग 1/3 हिस्सा है। यहाँ नियम थोड़े कम सख्त होते हैं और स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए इनकी भी सुरक्षा की जाती है। और एक तीसरा भी है। हाँ, तीसरे हैं अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। ये वो बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें हैं जिन पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों और समुदायों का भी हक होता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादातर जंगल इसी श्रेणी के हैं, जहां प्रबंधन का काम स्थानीय समुदाय करते हैं। दिलचस्प है।
तो अब तक की कहानी में सरकार एक बड़े हीरो की तरह नजर आ रही है, कानून बनाना, प्रोजेक्ट चलाना। लेकिन उन लोगों का क्या जो सदियों से इन जंगलों में या इनके आसपास रहते आए हैं? क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है? ये इस कहानी में सबसे अहम और दिलचस्प मोड़ है। शुरुआत में संरक्षण की कई कोशिशें टॉप डाउन थी, यानी दिल्ली में योजना बनी और उसे लागू कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि स्थानीय समुदायों के बिना संरक्षण अधूरा है, बल्कि असंभव है। वन सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, वे करोड़ों इंसानों का भी घर है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे स्रोतों में? बिल्कुल है। राजस्थान का सरिस्का बाघ रिजर्व एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां जब खनन की वजह से बाघों के आवास को खतरा हुआ तो आसपास के गांवों के लोग खुद आगे आए। अच्छा। उन्होंने वन्य जीव रक्षण अधिनियम का ही हवाला देकर खनन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और उसे रुकवाया। वाह, मतलब लोगों ने कानून को अपना हथियार बना लिया। ठीक यही हुआ। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। सेंचुरी घोषित कर दिया? खुद लोगों ने। जी, खुद। उन्होंने अपने नियम कानून खुद बनाए। शिकार पर पूरी पाबंदी, बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक। ये जमीनी स्तर पर ग्रासरूट कंजर्वेशन का एक अद्भुत मॉडल है, जहां लोग सरकार का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस समुदाय और संरक्षण का रिश्ता तो बहुत गहरा लगता है। मुझे लगता है ये कोई नई चीज नहीं होगी। भारत में इसकी जड़ें पुरानी होंगी। बहुत पुरानी। भारत में प्रकृति की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक जीता जागता रूप है पवित्र पेड़ों के झुरमुट या सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स, हाँ। ये जंगलों के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय किसी देवी देवता को समर्पित मानकर पूजते हैं। तो इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि इन्हें इनके मूल एवं कौमार्य रूप में, यानी ओरिजिनल और प्रिस्टीन फॉर्म में रखा जाता है। इन जगहों पर पेड़ काटना तो दूर, एक पत्ता तोड़ना भी मना होता है। कोई छेड़छाड़ नहीं? कोई छेड़छाड़ नहीं। न स्थानीय लोग इनमें दखल देते हैं, न किसी बाहरी को देने देते हैं। नतीजा ये हुआ है कि ये छोटे छोटे जंगल दुर्लभ और विलुप्त हो रही प्रजातियों के, आप कह सकते हैं, आखिरी द्वीप, आखिरी शरणास्थली बन गए हैं। और ये परंपरा पूरे देश में है? हाँ। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल समुदाय महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में शादी के वक्त इमली और आम के पेड़ की पूजा होती है। हम में से कई लोग पीपल या बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का तो क्या ही कहना। वे काले हिरण, चिंकारा और मोर की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये आस्था कानून से भी ज्यादा शक्तिशाली संरक्षक साबित होती है। समुदाय की इसी ताकत ने तो कुछ बड़े आंदोलनों को भी जन्म दिया, जैसे चिपको आंदोलन। बिल्कुल। हिमालय में चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने का आंदोलन नहीं था, ये स्थानीय समुदायों का अपने संसाधनों पर हक जताने का आंदोलन था। सही बात है। इसी तरह टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य जैसे आंदोलनों ने यह साबित किया कि बिना केमिकल उर्वरकों के पारंपरिक तरीकों से खेती करना भी संभव है और फायदेमंद भी। ये आंदोलन दिखाते हैं कि विकास का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। तो हमने 2 मॉडल देखे, एक सरकार का जो ऊपर से नीचे आता है, दूसरा समुदाय का जो जमीन से जुड़ा है। क्या इन दोनों को जोड़ने की कोई कोशिश हुई? हाँ, और वही आज के संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती और उम्मीद है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई, जिसे संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM कहा जाता है। ये काम कैसे करता है? इसका मॉडल बहुत सरल है। इसमें वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण समुदाय मिलकर एक संस्था बनाते हैं और जो खराब हो चुके जंगल हैं उन्हें फिर से हरा भरा करने का काम करते हैं। अच्छा, तो एक तरह की पार्टनरशिप है। एक पार्टनरशिप है। प्रबंधन में समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। इसके बदले में गांव वालों को लकड़ी के अलावा दूसरे वन उत्पादों जैसे फल, गोंद, पत्ते वगैरह को इस्तेमाल करने और बेचने का हक मिलता है। ये एक तरह से संरक्षण में साझेदारी है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? हमने एक जटिल जाल से शुरुआत की, भारत की बेमिसाल समृद्धि को देखा, उस पर मंडराते खतरे को समझा और फिर उसे बचाने के सरकारी और सामाजिक दोनों तरह के प्रयासों को जाना। सार यह है कि संरक्षण का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कानून की सख्ती भी चाहिए और समुदाय का विश्वास भी। गौतम बुद्ध का एक कथन है जो सब कुछ कह देता है, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदार जीवधारी है जो अपने पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दान की भावना से अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है।
ये सब हमें दिखाता है कि क्या किया गया है और क्या किया जा रहा है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। बिल्कुल। आज जब हम तेज आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो संरक्षण और इंसानी जरूरतों के बीच का वो नाजुक संतुलन असल में कैसे बनाया जाएगा? भविष्य में सिर्फ जंगलों के लिए नहीं, बल्कि हमारे पानी, हमारी जमीन जैसे सभी साझा प्राकृतिक संसाधनों के लिए संयुक्त प्रबंधन के और किन नए और बेहतर रूपों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।